मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उनके नीचे जो एमपीए था, जिस सीट से वो जीते हैं पशीन से, उस एमपीए के बारे में कहा गया कि इसको आप इनको खड़ा ना करें। बासर कुछ लोगों ने अपना एमपीए खड़ा करने की कोशिश की, बड़े ताकतवर लोगों ने, तो मौलाना कहते हैं कि हमने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपका जो एमपीए है वो फिर 18,000 वोट से ज़्यादा नहीं ऊपर ले सकेगा और वो हार जाएगा। तो मौलाना ये वाक़या नवाज शरीफ साहब को सुना रहे थे और वो एमपीए हार गया। एक तो ये गिला। दूसरा वो कह रहे थे कि एक शख्सियत ने मौलाना साहब से कहा कि आप तो बेहतर हुए हैं पहले से, आपकी अब बलूचिस्तान में 11 सीटें हैं, पहले 8 थी पिछली दफ़ा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो 8 थे वो मेरे थे, ये जो 11 हैं ये इलेक्टिबल्स हैं और हमारे नज़रियाती लोगों के रास्ते रोके गए, उन्हें नहीं आने दिया गया पार्लियामेंट में। ये गिला। दूसरा सबसे अहम तरीन ये कि एक पावरफुल शख्सियत जो है, बड़ी बासर शख्सियत, उन्हें मिली लाहौर में और मौलाना साहब से कहा कि हमने नहीं कुछ किया, उन लोगों ने किया। तो मौलाना साहब ने कहा कि वो और आप, मैं दोनों को एक कंसीडर करता हूँ। तो मौलाना साहब नहीं। दूसरा जो मौलाना साहब के करीबी लोग थे, करीबी, बहुत करीबी जो हैं, किचन कैबिनेट टाइप, और जो उनके करीब रहने वाले, सरगोशियाँ सुनने वाले हर वक्त, वो बताते हैं बड़े अरसे से कि मौलाना साहब जो हैं वो एक अरसा दराज से जिनके साथ वर्किंग रिलेशन भी थे उनके बासर शख्सियात में, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों में, वो बहुत अरसा पहले से राब्ता मुनक़ता कर चुके हैं। और अगर राब्ता कोई इस्तवार होता भी है, कोई बात बूत होती भी है, तो वो बात सुनते नहीं, ना बात मानते हैं। ये बात, इसी बात को अब सेकंड कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा और बड़ी अहम शख्सियत है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ज़ाती जो राब्ते थे एस्टेब्लिशमेंट से वो ख़त्म हो गए हैं। तो परवेज़ इलाही साहब का राब्ता ख़त्म हो गया, बाकी दीगर लोगों ने भी राब्ते अपने ख़त्म कर दिए। तो इन राब्तों के ख़त्म करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम आया इनको ज़ाती तौर पे भी और पार्टी को भी प्रॉब्लम आया। मसला वहीं का वहीं रहा कि आग ठंडी करने वाला कोई नहीं था, बात बढ़ती गई। अब नुक्ता ये था कि ये राब्ते मुनक़ता क्यों हुए, राब्ते क्यों मुनक़ता हुए, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन इसके साथ ही आप ये देखिए कि नवाज शरीफ भी अपने मौलाना साहब की मीटिंग में बता रहे थे कि मेरे भी नज़रियाती लोगों के रास्ते रोके गए हैं वगैरह वगैरह, जो भी बात उन्होंने की। तो मौलाना साहब फिर हंस के कह रहे थे एक टॉक शो में कि नवाज शरीफ साहब और मुझसे भी ज़्यादा वो परेशान है और मुझसे भी ज़्यादा। अब आप ज़रा इस बात को देखिए, फिर मौलाना साहब ने कल क्या बात की है। मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि उन्हें अब मैनेज नहीं किया जा सकेगा। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी वजह यह है कि जो अफ़गान पॉलिसी है उसको लेकर मौलाना साहब जो हैं वो किसी लेवल पे भी मुतमईन नहीं है और स्टेट की जो अफ़गान पॉलिसी है उसको वो ऑन नहीं कर रहे किसी स्टेज पे भी, जिसकी वजह से जैसे आज उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ के दौर में थी, उसके सरहद पार भाई बैठा हुआ था, हम उनकी आवाज़ें पहचान सकते हैं, हम उनको जान सकते हैं, वो हमारी आवाज़ें पहचान सकते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने की। अच्छा, उसके बाद जो अहम तरीन फैक्टर है, उमर अयूब साहब ने भी उधर बात की, असद कैसर साहब ने भी बात की और उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब वाला वाक़या कोयटा वाला, उसको जो सील किया गया और डेफेमेशन बिल जो है उस पर भी बात की। तो जो मामला अगले 2-3 हफ्तों में होने थे, रऊफ हसन साहब पर हमले के बाद ये मामला जो है वो हीट पकड़ गया और मौलाना साहब जो है वो आपको सामने नजर आ गए। ये खबर हम कोई 1 हफ्ता से होल्ड किए बैठे थे और कर नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई सिचुएशन बन जाती थी, कोई ना कोई और बात। ये उसी तरह जैसे सानिया साहिवाल, मेरे पास वो आ गई JIT की रिपोर्ट, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सॉरी, तो वो पब्लिश करने लगे तो जरदारी साहब JIT ने गिरफ्तार कर लिए। जब जरदारी साहब गिरफ्तार हुए तो 1 वीक मेरा ख्याल है, मैंने बड़े एक सीनियर एंकर पर्सन है उनको फ़ोन किया कि ये क्या करें, तो उन्होंने कहा होल्ड कर लें खबर को। तो सानिया साहिवाल की खबर होल्ड की और 1 हफ्ते बाद फिर उसे पब्लिश किया। तो इस तरह हो जाता है कि 2-3 दिन मैं उसे बता ही ना सका कि क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, और उसमें उस मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान बाहर आ गए। अब आप इसके सेकंड में दूसरा जो अहम तरीन पोर्शन है उसमें ये देखिए कि अमीर जमात इस्लामी जो बदल चुकी है जमात, वो क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आज मोहसिन नकवी साहब को कहा कि आप दुबई के वजीर लग जाएं अगर आप कह रहे हैं कि मैंने जहाँ से मर्जी पकड़ के मैंने बाहर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चाहे जहाँ के भी पैसे हैं, उन्होंने कहा नाम लिए बगैर। दूसरा उन्होंने कहा कि 3,500 करोड़ का मामला है दुबई प्रॉपर्टीज़ का, और उन्होंने कहा अभी एक मुल्क की प्रॉपर्टीज़ हैं, सारे मुल्कों की प्रॉपर्टीज़ का पता चले तो कितने अरबों खरबों, कितने हज़ारों अरबों खरबों बाहर जा चुका होगा, ये बात उन्होंने की। लेकिन साथ उसके उनका टोन देखें वो बदल चुका है। फिर वो फार्म 47 की बात कर रहे हैं, 45 की बात कर रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि MKM को तो वोट ही नहीं वहाँ पड़ा, वहाँ तो तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा और जमात इस्लामी को वोट पड़ा। अब वही अमीर जब शूरा में बैठेंगे, और कोई शूरा का इजलास मेरा ख्याल 1 आध दिन में होने वाला है,
तो शूरा में बैठ के वो अब चूँकि तहरीक इंसाफ की जो आपस में सलाम दुआ थी और जो उन्होंने रीच आउट लोगों को किया था, असद कैसर लगे हुए थे जमात इस्लामी के चक्कर में, उनके राब्ते असद कैसर JUIF के मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और जमात इस्लामी के साथ भी, और उनका था कि GDA के साथ भी हमारा राब्ता होगा, और ये सारे मिल के ऊपर से जो साइफर का हशर अदालत में हो रहा है उससे एक मंजरनामा ये बनेगा कि शाह महमूद भी अगर बाहर आ जाते हैं तो कंटेनर में आप ज़रा इमेजिन कीजिए चश्मे तसव्वुर से कि मौलाना साहब लीड कर रहे हैं और एक मौसर आवाज़ जो है वो शाह महमूद की भी आ गई। ये सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अपोजिशन के धड़े सोच क्या रहे हैं और उनका प्लान बेसिकली क्या है, वो क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी बाहर आ गए, साथ जमात इस्लामी भी अगर मिल जाती है, जो उनका प्लान है, जो पहले से तय है चीज़ें बहुत सारी, और शायद आखिरी लम्हे वो फिर साथ मिल जाएँ, और ऊपर से सिंध के भी कुछ लोग साथ मिल जाएं, पीर पगारो और GDA, तो फिर आप देखिए कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। अब आप ये देखिए कि अगर किसी का कोई एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता भी है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, कोई मान ही नहीं रहा। उसकी वजह मैं बताता हूँ, सिंपल वजह ये है कि 6 जजेस ने जब कहा था ना कि हमें गोली मार दें, और वो खबर हमने रिपोर्ट कर दी थी, और उस वक्त सारे लोग ये सोच रहे थे कि जजेस पीछे हट जाएंगे। तो अब आप देखें कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस कदर बोल्ड फैसले आ रहे हैं, किस कदर बोल्ड रिमार्क्स आ रहे हैं। इतने बोल्ड आ रहे हैं कि वो सेक्टर इंचार्ज का नाम ले बैठे कि वो चांद पे चले गए हैं और उनसे भी ऊपर DG तक चले गए। तो पैमरा को एक नोटिफिकेशन करना पड़ गया कि आप अदलिया की कार्रवाई को रिपोर्ट ही ना करें। तो इन सारे हालात में कोई किसी के साथ अगर राब्ते में भी है, कोई सरगोशी लेके आ रहा है, कोई पहुंच रहा है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, उसका कोई फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और 2 निकाती एजेंडा है सारी इत्तेहाद का, सिर्फ 2 निकाती। एक वो गवर्नमेंट को क्रिपल करेगा सिर्फ इस बेस पे कि आप जो हैं वो फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 जो है वो आपका दुरुस्त, वो उसमें धांधली हुई। और दूसरा वो कहेंगे कि इदारों की जो मुदाखलत है उसे बंद किया जाए। तो इस सारे मामले में कौन मैनेज होगा, कौन नहीं, सबसे बड़ा कठिन वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब का होगा कि वो पार्टी की सदारत लेंगे अगर 28 मई को, तो फिर ये सारी अनाउंसमेंट के बाद वो कहाँ खड़े होंगे, वो इस इत्तेहाद को लेके कैसे चलेंगे, क्या उनका दिल मचलेगा, वो कंटेनर में बैठ जाए और वो भी कहें कि इदारों की मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। और उनकी दुख्तर जो हैं वो एक बिल पास कर चुकी हैं, डेफर्मेशन बिल, जो बहुत ज़्यादा एक शोर का बायस बना हुआ है। तो फिर ये बात किस तरफ जाएगी। और जरदारी साहब इस सारे मामले में जितनी मर्जी ब्रीजिंग करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी जरदारी साहब की बात नहीं मानेंगे, जमात इस्लामी भी जरदारी साहब की बात नहीं मानेगी, PTI भी जरदारी साहब की बात नहीं मानेगी, GDA भी जरदारी साहब की बात नहीं मानेगा। तो फिर होगा क्या आने वाले दिनों में, इसका कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।